ईसीजी का जो क्लास आज का है वो नेक्स्ट है, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चले तो बेहतर होगा कि ईसीजी में हम लोग पी क्यू आर एस टी वेव को पढ़ते आ रहे हैं। आज कुछ और भी देखेंगे, क्या सब देखेंगे इसके साथ साथ यहाँ देखिए कि हम लोग पहले इस वेव को देखें कि पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, क्यू आर एस कम्प्लेक्स, टी वेव एंड यू वेव। फिर अगर इसकी बात करें पी आर इंटरवल, पी आर सेगमेंट, क्यू टी इंटरवल, एस टी सेगमेंट, टी पी सेगमेंट, आर डैश वेव, क्यू एस वेव, कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा। तो अभी इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि 800 से 1000 मिली सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल होता है, मान लें तो 1 मिनट का। चूँकि यहाँ से पी से लेकर के फिर दूसरा पी जो आएगा, चूँकि एट्रिया डिपोलराइजेशन करेगा पी वेव बनेगा, वेंट्रिकल जब डिपोलराइज करेगा तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स बनता है। फिर जो वेंट्रिकल रीपोलराइज होगा तो टी वेव बनेगा। ये अभी अननोन है, आगे चल के बताएंगे। फिर ये पी वेव बनेगा, फिर एक दूसरा कार्डियक साइकिल स्टार्ट होगा। आइए हम लोग इसका स्टडी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ लें कि पी वेव का जो ड्यूरेशन है, इसको देख रहे 80 से 110 मिली सेकेंड, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वह 0.05 से 0.25 मिली वोल्ट है। चूँकि जो भी वेव है उस वेव में दो बातें हम लोग देखते हैं। दो वेव क्या मतलब, एक वेव के दो चीज़ को देखते हैं, एक तो ड्यूरेशन, एक एम्पलीट्यूड। जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के तरफ जो हॉरिजॉन्टली है उस पर टाइम चलता है, ड्यूरेशन चलता है। जब बात करते हैं वाई एक्सिस की तो वह एम्पलीट्यूड है, मिली वोल्ट, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि हार्ट जो चलता है, तो हार्ट को चलने के लिए बिजली की आवश्यकता है। हाँ, वो हमारे शरीर से ही, शरीर के हीट से ही वो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, ऐसे नोड जनरेट करता है। कौन? ऐसे नोड इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। अगर बात करें तो लगभग 1 मिली वोल्ट तक का जनरेट करता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक से ऐसे नोड से फिर इम्पल्सेस आगे बढ़ता है। फिर वो अभी तुरंत बताएंगे। पहले यहाँ देखें, हम लोग ये जाने कि इलेक्ट्रिक पर ही चलता है, तो फिर उस टाइम जो लेता है ड्यूरेशन, तो हर वेव को टाइम लगता है। हर वेव जो है कितना मिली वोल्ट लिया है, वो दोनों चीज़ को देखेंगे। ये नॉर्मल है, स्टडी करते हैं। फिर आगे जो ऐसा नहीं होगा तो एबनॉर्मल होगा। तो ड्यूरेशन पढ़े, एम्पलीट्यूड को पढ़े। फिर क्यू वेव का ड्यूरेशन 20 से लेकर 40 मिली सेकेंड है, और ये एम्पलीट्यूड जो है 0.1 से लेकर 0.3 मिली वोल्ट है। आइए इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चूँकि क्यू आर एस का फिर एक कम्प्लेक्स बनेगा, एक साथ स्टडी करेंगे। अलग अलग भी कर लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। आइए अब अगर क्यू आर एस कम्प्लेक्स की बात करें ड्यूरेशन, तो 80 से 120 मिली सेकेंड है। पी वेव का 80 से 110 मिली सेकेंड, इसका जो है 80 से 120 मिली सेकेंड का है। इसकी जब एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो 1 से 3 मिली वोल्ट सबसे ज़्यादा जो मिली वोल्ट का खपत हो रहा है ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स में। चूँकि यही से तो पूरे बॉडी में जा रहा है ना ब्लड, सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। टी वेव का जो ड्यूरेशन है वह 160 से लेकर के 260 मिली सेकेंड है, जबकि एम्पलीट्यूड का मतलब जो है मिली वोल्ट की बात हो रही है तो 0.2 से लेकर 0.3 मिली वोल्ट है। यानी कि अगर बॉक्स में बात करें तो 2 से 3 बॉक्स वो लेगा, जबकि
यहाँ 3 मिलीवोल्ट तक जा सकता है। अगर निगेटिव से पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की बात करेंगे टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिलीवोल्ट में आपको कितना बॉक्स आता है, 10 बॉक्स आता है, 3 है तो 30 बॉक्स तक जा सकता है नीचे से ऊपर तक। ठीक है, ये सब चीज़ आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। PR इंटरवल ये ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड है कि इंटरवल का 120 से 200 मिली सेकेंड है PR इंटरवल का, और PR सेगमेंट का जो 50 से 120 मिली सेकेंड है। ये जानना इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप ECG को देखेंगे तो उसका मशीन जो इंटरप्रेट करके देगा उसमें कुछ बातें लिखी हुई मिलेगी। उसमें क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको हार्ट रेट सब भी मिलेगा, मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें मैंने बताया है। और ST सेगमेंट देख रहे हैं, TP सेगमेंट का 140 से 340 मिली सेकेंड का है। और एम्पलीट्यूड जो इधर आप 0 देख रहे हैं इस सब में, चूँकि जो TP सेगमेंट है तो सेगमेंट है तो वो तो सीधी की बात है ड्यूरेशन की, ओनली ड्यूरेशन की बात है। वो तो कोई मिली वोल्ट मतलब उसका जो इलेक्ट्रिक का कोई उसमें लेना देना नहीं है, वहाँ रिलैक्स हो रहा है तो रिलैक्स के टाइम में उसका कोई खपत नहीं है तो वो 0 है। इसीलिए ये 0 है चूँकि इस समय जो सेगमेंट है या इंटरवल है एम्पलीट्यूड 0 होगा, क्योंकि उसमें टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन वहाँ खपत नहीं हो रही है। जैसे पंखा बंद है, बिजली है, लेकिन तो बिजली है अब पंखा बंद है तो बिजली तो खपत है लेकिन टाइम तो चल रहा है। यदि स्विच को ऑन कर देंगे, फैन चलने लगेगा तो समय भी चल रहा है लेकिन फैन भी चल रहा है तो इसका मतलब बिजली भी खपत हो रही है। बस यही बात है। आपको ये 2-3 चीज़ बात ये भी बात मिलेगी वहाँ कि P एक्सिस एंगल क्या है। तो मैंने जब कंडक्शन पढ़ाया था तो ये भी बात बताया कि P एक्सिस एंगल जो है 0 डिग्री से लेकर के प्लस 75 डिग्री 75 डिग्री के बीच होता है, जबकि QRS एक्सिस एंगल है वो -30 डिग्री से लेकर के प्लस 90 डिग्री के बीच होता है। और T एक्सिस एंगल जो है 0 डिग्री से लेकर के प्लस 90 डिग्री, लगभग ये QRS एक्सिस एंगल जो है लगभग उसी के बराबर ये होता है। फिर जो कंबाइंड वोल्टेज है वो भी आपको यहाँ मिलेगा, कंबाइंड वोल्टेज भी यहाँ मिलेगा आपको। आइए एक बात को दोहरा दें तो बेहतर है। क्या है ये चीज़ है, ये देखिए इलेक्ट्रिक जनरेट जो होता है वो यहाँ होता है ऐसे नोड में, साइनोएट्रियल नोड में, ऐसे नोड में जिसको कि नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रिक जनरेट हुआ तो पहले कहाँ जाता है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन ऑफ एट्रिया, एट्रिया को जो है सो एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन, इलेक्ट्रिक का है ना, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन ऑफ एट्रिया, एट्रिया को एक्टिव कर देता है। जब एक्टिव कर दिया तो इसका मतलब कोई कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा, तो एट्रिया सिस्टोल करेगा, पिचकेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका काम तो हो गया। अब आगे बढ़ रहा है, फिर ये ऐसे नोड से इम्पल्सेस आ जाता है ए बी नोड में। अब कहिए जहाँ जनरेट हुआ था वहाँ से एट्रिया में भी जा रहा था, ए बी नोड में भी आ रहा था, लेकिन थोड़ा डिलेड हुआ, थोड़ा डिले हुआ तब तक में इधर का काम बन गया, एट्रिया का काम कंप्लीट हो गया। अब आता है ए बी नोड में, ए बी नोड में जैसे आता है तो यहाँ कलेक्शन हो जाता है। अब ये कलेक्ट करके, ये जो है कलेक्ट करके, है ना, जैसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक का यहाँ से कलेक्शन हुआ। अब यहाँ से इम्पल्सेस कलेक्ट होकर के बंडल ऑफ हीस में गया, बंडल ऑफ हीस से आगे बढ़ता है, बंडल ब्रांच में जाता है, बंडल ब्रांच से फिर आगे बढ़ेगा। मैंने कुछ चीज़ को छोड़ा है, बंडल ब्रांच से जाएगा फिर 2 भाग में बटेगा, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच,
फिर राइट बंडल ब्रांच, दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बंडल ब्रांच में जाएगा तो लेफ्ट बंडल ब्रांच में, राइट बंडल ब्रांच में, मतलब एक राइट वेंट्रिकल में जाएगा, एक लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर वहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो पुरकेंजिया फाइबर में जाएगा। पुरकेंजिया फाइबर में भी अब दो तरह से जाएगा, एक एंटीरियर में जाएगा, एक पोस्टीरियर में जाएगा। फिर वहाँ से फिर क्या करेगा, तो अब क्या करेगा, जब उस वेंट्रिकल को ये इम्पल्सेस मिल गया इलेक्ट्रिकल, तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन ऑफ वेंट्रिकल, जो एट्रिया को किया था वही काम होगा वेंट्रिकल का। तब तक इस बीच में का जो डिले जो हुआ है इसको करने में, तब तक उधर का काम कंप्लीट हो गया है। अब जो है वेंट्रिकल क्या करेगा, अब एक्टिव हो गया है। जैसे ये एक्टिव हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब जब ये एक्टिव हो गया है वेंट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, जब ये एक्टिव हुआ तो वेंट्रिकल सिस्टोल किया। यहाँ पर भी एट्रिया सिस्टोल किया था, तो यहाँ पर वेंट्रिकल सिस्टोल किया, और जैसे वेंट्रिकल सिस्टोल किया तो ब्लड मिल गया, पूरे होल बॉडी को मिला और लंग्स को मिला प्यूरिफिकेशन के लिए। अब जब ये काम हो गया तब क्या होगा, अब जब काम हो जाता है तो कोई भी रेस्ट करता है। अब वही बात है वेंट्रिकल डायस्टोल, मतलब यहाँ पर वेंट्रिकल क्या कर रहा है, अब आराम कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। फिर से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ आएगा, ये कार्डियक साइकिल है, यही चलता रहता है, ठीक है, यही चलता रहता है। इस चीज़ को हम लोग समझ लिए कि अब आगे कुछ समझें। आगे इस चीज़ को इस चीज़ को समझना है कि एट्रियल इनलार्जमेंट एंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इस चीज़ को समझना है। क्या है एट्रियल इनलार्जमेंट एंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, मतलब ये हुआ कि एट्रिया का बड़ा हो जाना, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, दो एट्रियम होता है। फिर है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इसका भी मतलब होता है इनलार्जमेंट, वेंट्रिकल का बड़ा हो जाना, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में। मैंने बताया था कि जब ये दो बात है, एक एट्रिया की बात है और दूसरी बात वेंट्रिकल की बात, यदि ये वेंट्रिकल का ये मोटा हो जाए, ये लेयर अधिक मोटा हो, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया है, तो इसी को कहेंगे, ठीक ना, हाइपरट्रोफी। या ये पार्ट मोटा हो जाए तो इसको कहेंगे हाइपरट्रोफी। या इसमें एट्रिया में अगर ऐसा हो जाए तो इसको कहेंगे एट्रियल इनलार्जमेंट, या इसमें हो जाए तो उसको कहेंगे एट्रियल इनलार्जमेंट। कहीं भी हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा होगा तो उसको एबनॉर्मल कहेंगे, डिजीज़ कहेंगे। तो उस चीज़ को अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इससे क्या दिक्कत है और उसको समझेंगे कैसे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए जो एनालिसिस करेंगे वह लीड 2 में और एक लीड 2 में और एक लीड V1 में हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। फिर इस बात को फिर से समझते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ बताया जा रहा है कि P वेव लीड 1 में, लीड 2 में, लीड 3 में, V1, यानी कि इसमें हमेशा पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होता है, अब यार छोड़ के
पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, जबकि V1 में बाइफेजिक होता है। ठीक है, लीड 1, लीड 2, लीड 3 एंड AVF में लीड 1, लीड 2, लीड 3 एंड AVF में हमेशा P वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, हमेशा पॉजिटिव बनता है, जबकि V1 में बाइफेजिक बनता है, V1 में बाइफेजिक बनता है। ये सब बातें हैं। और अब हम लोग आएंगे कहाँ, यहाँ पर। अब जब बात आती है डिजीज़ की, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट की बात आती है, तब जब हम लोग देखेंगे तब ये देखेंगे कि P वेव अक्सर लीड 2 में देखते हैं, लीड 2 में P वेव जो है P पल्मोनेल होगा। अब P पल्मोनेल क्या होता है कि P, देखिए ये तो पहले आप देख रही है नॉर्मल है, अब P पल्मोनेल ऐसा होता है, देखिए ये बहुत बड़ा हो गया, इसी का नाम है P पल्मोनेल। ठीक है, तो लीड 2 में P पल्मोनेल होगा, इसी को कहते हैं P पल्मोनेल, यानी कि P जो है ऐसा ना हो करके, ऐसा राउंडेड ना हो करके P ऐसा बन गया है, ये बन गया है, जिसको ये पिक्ड टाइप का हो गया है, तो इसको कहते हैं पल्मोनेल। तो जब पल्मोनेल हो जाएगा, एक बात हुई, कन्फर्मेशन के लिए V1 में जाएंगे, वहाँ क्या होगा, V1 में जा कर के ऐसा बन जाएगा। यहाँ देखिए, ये आपको ECG में देखने के लिए है कि जब नॉर्मल ECG देखेंगे तो उसमें लीड 2 में P वेव ऐसा बनेगा नॉर्मल में, और V1 में जाएंगे तो बाइफेजिक होगा। देख लीजिए, आप ECG निकाल करके बैठिए, देखिए जब राइट एट्रियल एनलार्जमेंट वाला पेशेंट का ECG निकाल के देखेंगे, ECG निकलेगा तो उसका लीड 2 में P पल्मोनेल होगा, ऐसा P वेव बनेगा। और कन्फर्मेशन के लिए V1 में जाएंगे देखने के लिए, तब V1 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन लार्जर होगा, और स्मॉलर जो होगा, स्मॉलर डिफ्लेक्शन, ये निगेटिव डिफ्लेक्शन स्मॉलर होगा, निगेटिव डिफ्लेक्शन में स्मॉलर, जबकि बाइफेजिक होता है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, देखिए यहाँ पर जितना पॉजिटिव में उतना निगेटिव में है, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव में ज़्यादा है, निगेटिव में कम है, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो गया, जबकि होना था ऐसा हो गया ऐसा। तो इसको कहेंगे राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, मतलब हो गया कि दाहिने साइड का, दाहिने भाग का जो एट्रिया है वो एनलार्जमेंट हो गया है, ज़्यादा मोटा हो गया, बड़ा हो गया लेयर। अब ये बात समझ गए। दूसरी बात, एक ये ECG देखते हैं, जब लीड 2 में P वेव नॉर्मल नहीं बना, पल्मोनेल नहीं बना, M मिट्रल हो गया, इसको कहते हैं M शेप का, मतलब बनना था ऐसा, बन गया ऐसा, ऐसा, कभी कभी ऐसा भी होता, ऐसा। अब कहिए, इसको भी कहते हैं M मिट्रल, ऐसा। और भी इसके टाइप्स को बताएंगे, अभी समझते हैं। तो जब हम देखें ऐसा बना लीड 2 में, ये सब लीड 2 का है, ये तीनों, ये V1 का है, ये तीनों। तो लीड 2 में जब देखेंगे अगर M मिट्रल बन रहा है, P वेव ऐसा बन रहा है, तो कन्फर्मेशन के लिए V1 में जाएंगे। अब V1 में देखेंगे कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कम में और निगेटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा। यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव ज़्यादा निगेटिव कम, यहाँ पर क्या है, निगेटिव ज़्यादा पॉजिटिव कम। तो यहाँ हो रहा है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, यहाँ हो रहा है निगेटिव डिफ्लेक्शन। तो यदि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है और पल्मोनेल है तो राइट एट्रिया एनलार्जमेंट है, यदि निगेटिव डिफ्लेक्शन है और M मिट्रल है तो लेफ्ट एट्रिया एनलार्जमेंट है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है। अब एक और बात आती है कि एगो ई बात आ जाए, एक ये बात आ जाए, और ये नहीं आकर के लीड 2 में पल्मोनेल है, अब V1 में ई है। अब क्या होगा, अरे भाई अब डिसीजन क्या लेंगे,
एगो ई है, एगो ई है। अब राइट एट्रियल इनलार्जमेंट कहते हैं तो ई नहीं प्रूफ कर रहा है, यदि इसको लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट कहते हैं तो ही प्रूफ नहीं कर रहा है, चूँकि लीड 2 और V1 मिल के गवाही देता है, दोनों मिल के कि सही है, मतलब बात बताता है कि सही में ये चीज़ है या सही में ये चीज़ है। अब यहाँ देखिए एगो इसका, एगो इसका। अब इस कंडीशन में, इस कंडीशन को कहते हैं बोथ। बोथ मतलब राइट एट्रियल इनलार्जमेंट एंड लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट, ये ई है, इसको बोथ कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे, दोनों में गड़बड़ी है, इसीलिए एगो इसका एगो इसका मिक्सचर हो गया, मिक्सअप। आई यदि ये आप समझ गए तो आप अपना ECG निकाल के देखिए, इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही है, फिर भी कह देते हैं। ये लीड 1 में नहीं देखेंगे, लीड 2 में स्पष्ट दिखेगा, ये पी पल्मोनेल है ना। और V1 में आते हैं, ये V2 है, V1 में आते हैं तो V1 में देखिए ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो गया है, P का नेगेटिव कम है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। तो मैंने कहा था कि पल्मोनेल इधर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, तो ये क्या हो गया, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट है। अब देखिए इसमें आते हैं, इसमें इसका देखिए लीड 2 में देखिए, ये देखिए ये M बना है, क्या बना, यहाँ M बन गया है, ठीक है। आप V1 में आते हैं तो V1 में जैसे आते हैं तो ये देखिए नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो गया है, तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, M मिटरेल है, तो डिक्लियर है कि लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट है, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट दिया है। आइए अब जब दोनों हो जाएगा तो यहाँ देखिए ये क्या करता है, लीड 2 में गए, ये तो पल्मोनेल हो गया, पी पल्मोनेल। V1 में आते हैं तो V1 में जो है सो निगेटिव डिफ्लेक्शन, जबकि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता तो राइट एट्रियल इनलार्जमेंट होता, नहीं निगेटिव डिफ्लेक्शन है तो निगेटिव डिफ्लेक्शन तो लेफ्ट वाला में होता है, तो लेफ्ट वाला, तो यहाँ क्यों नहीं मिटरेल हुआ, M मिटरेल होना चाहिए, चूँकि M ये पी पल्मोनेल कहता है राइट एट्रिया में है प्रॉब्लम, यही नेगेटिव डिफ्लेक्शन कहता है कि लेफ्ट वाला में है प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि दोनों में है प्रॉब्लम, इसीलिए इसको कहते हैं राइट एट्रियल इनलार्जमेंट एंड लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट, दोनों एट्रिया में प्रॉब्लम है, थिकनेस हो गया है। चलिए आप ये सब चीज़ समझ गए, तो अब चलिए वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है LVH है, इसको देखिए, तो इस पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या करते हैं, तो इसको स्ट्रेन पैटर्न कहते हैं, खिंचाव पैटर्न, ST एलिवेशन, ST डिप्रेशन मैंने पढ़ाया है पहले। ST डिप्रेशन विद T इन्वर्जन को कहते हैं स्ट्रेन पैटर्न। व्हाट इज स्ट्रेन पैटर्न, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेन पैटर्न, ST डिप्रेशन विद T इन्वर्जन कॉल्ड द स्ट्रेन पैटर्न। तो सबसे पहले डिप्रेशन क्या है और ये इन्वर्जन क्या है। तो ST का डिप्रेशन तो मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये आपका P है, ये Q है, R, ये P, ये Q, ये R, ये S, ये T है, इसको J पॉइंट भी कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक को ST सेगमेंट कहते हैं। तो ST डिप्रेशन, ST एलिवेशन ये समझाते हैं। ये था इसका ई वाला जो पॉइंट है, ई वाला जो दोनों रेडे चलता है, ई वाला इसका क्या बेस लाइन, बेस लाइन पर जाकर गया तो ठीक है। अगर ऐसा होगा, ये बेस लाइन पर नहीं जा कर के ऐसा चला गया, अब देखिए इसको जाना था इसके सामने है, इसको उठ के यहाँ आना था, यहाँ से यहाँ पर टर्न लेना था, आई टर्न क्या ले लिया, नीचे से टर्न ले लिया। जब नीचे ही से टर्न ले लिया तो इसको कहते हैं डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसको, डिप्रेशन। इसको क्या कहते हैं, ये हो गया ST डिप्रेशन,
नीचे हो गया। यदि ऐसा ना हो, पी वेव बना, ऐसा बना, ई चला जाएगा है यहाँ, अब ऐसे बन गया। अब देखिए इसको, ये जो आर है, ये एस है, ये टी है। अब देखिए एस टी का एलिवेशन हो गया, ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब नीचे चला गया, एलिवेशन मतलब ऊपर चला गया। यदि बेस लाइन से अगर ये बेस लाइन है, ये क्या है, बेस लाइन। अगर बेस लाइन से ऊपर चला गया तो उसको कहेंगे एलिवेशन। अगर इससे नीचे चला गया तो उसको कहेंगे डिप्रेशन। बेस लाइन से नीचे गया डिप्रेशन, बेस लाइन से ऊपर गया एलिवेशन। तो हमें लगता है कि ये सब बातें समझ में आ गई है। तो अब इसके कैटेगरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है इसका कैटेगरी? इसका कैटेगरी है कि क्या डिप्रेशन एक ही टाइप का है? नहीं। क्या एलिवेशन एक ही टाइप का है? नहीं। तो इस कैटेगरी को समझ लेते हैं। क्या है? पहले डिप्रेशन को समझते हैं। ये आपका क्यू से हम स्टार्ट करते हैं, शुरू से नहीं, क्यू से। यहाँ से आया, यहाँ आया, अब यहाँ से ही ऐसा चला गया। अब बताइए, ये जो इस तरह से हुआ, इस तरह से, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डाउन स्लोपिंग। ये सिर्फ हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, एसटी डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, एसटी डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, एसटी डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। इसमें इसको कहेंगे डाउन, मतलब नीचे। ये डाउन स्लोप, सिर्फ डाउन नहीं है, डाउन एंड स्लोप, इसको डाउन स्लोपिंग कहेंगे। ठीक है। अब ऐसा है, ये ऐसा गया और ऐसा आया, सीधा ऐसा चल गया। अब क्या है ये तो हॉरिजॉन्टल चला गया है ना। ये डाउन स्लोपिंग नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कहेंगे। हॉरिजॉन्टल क्या? ये स्ट्रेट चला गया। ठीक है। अब आइए, ऐसा आया, डिप्रेशन की बात है, ऐसा आई जा रहा, ऐसा आया, लेकिन अब ये ऐसे जा रहा है। अब बताइए, जाना था कहाँ? यहाँ पे आके इधर जाना था। नॉर्मल तो आप पढ़े हुए हैं कि ऐसा आता, यहाँ चल देता, ऐसा था, ऐसा बनना था, ऐसा तो बना नहीं। इसको कहते हैं अप स्लोपिंग, अपवार्ड स्लोपिंग या अप स्लोपिंग। अब देखिए, अप स्लोपिंग, डाउन स्लोपिंग, ये डाउन स्लोपिंग, अप स्लोपिंग और हॉरिजॉन्टल, ये देखिए इस तरह से अगर होगा तो डिप्रेशन की बात है। ये सब डिप्रेशन, मैंने डिप्रेशन की बात किया है, एलिवेशन की नहीं। एलिवेशन में भी क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो कभी डाउन स्लोपिंग होगा, कभी अप स्लोपिंग होगा, कभी स्ट्रेट होगा, है ना। इस तरह से कभी कनकेव होगा, कन्वेक्स, कनकेव बनेगा। मतलब ये है कि आपको डिप्रेशन में 3 और एसटी एलिवेशन में 4 तरह की चीज़ को पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ेंगे। अभी हम इस चीज़ को देखते हैं। आइए, तो अभी समझे क्या? एसटी डिप्रेशन को समझ गए। अब टी इन्वर्जन मतलब टी उल्टा है, होना था पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, हो रहा है निगेटिव डिफ्लेक्शन। ओवरऑल इसका नाम है स्ट्रेन पैटर्न। स्ट्रेन पैटर्न जब भी कहेंगे मतलब ये है कि एसटी का डिप्रेशन है, एलिवेशन नहीं, एसटी डिप्रेशन है और टी इन्वर्जन है। ठीक है। आइए अब ईसीजी में देखेंगे क्या ऐसा है। तो देखने के लिए हमें 8 से 9 पॉइंट को पढ़ते हैं, लेकिन
पहला 3 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमेशा याद रखना होगा। यहाँ लिखा है द फर्स्ट 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। क्या है 3 कि आर वेव इन V5, लीड 5 का जो आर वेव है या V6 का आर वेव, दोनों में से कोई एक। क्यों? क्योंकि V5 और V6 लेटरल प्रीकार्डियल लीड है, चेस्ट लीड है लेकिन लेटरल साइड से दिखता है। इज मोर देन 27 mm। अगर 27 mm से ज़्यादा है, चूँकि 30 mm तक आप पढ़ चुके हैं, 30 में नहीं 27 तक ही लीजिए, चूँकि मैंने अभी तुरंत पढ़ाया था क्या कि आर वेव जो है, आर वेव का एम्पलीट्यूड कितना जा सकता है 3 मिलीवोल्ट तक। तो 1 मिलीवोल्ट में 10 mm, फिर 2 मिलीवोल्ट में 20 mm, 3 मिलीवोल्ट में 30 mm जाएगा। यदि 27 से ज़्यादा जा रहा है, 27 तो 30 mm वो उसका जो है एपेक्स है, ऊपर का रेंज है। अगर नीचे और ऊपर का रेंज तो वो है, जा सकता है। अगर 27 mm से ज़्यादा जा रहा है, चाहे वो V1 में हो या V6 में हो, तो जानते हैं क्योंकि सबसे बड़ा आर वेव कहाँ बनता है? V5 में सबसे बड़ा आर वेव बनता है। तो इसमें V5 में यदि आर वेव अगर 30 से 27 से ज़्यादा जा रहा है तो सीधी सी बात है कि आर वेव वो लेटरल वाला में जा रहा है, जो कि कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। कन्फर्मेशन दूसरा देखेंगे, आर वेव इन AVL। AVL कहाँ होता है? -30 डिग्री पर, वो भी लेटरल है, लेटरल में AVL होता है। वो भी देख रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ही देख रहा है। अगर मोर देन 11 mm, अगर इसका आर वेव यदि 11 mm से ज़्यादा बन रहा है, मतलब क्या हो गया कि 2 मिलीवोल्ट से ज़्यादा में जा रहा है। कहते 2 मिलीवोल्ट, 1 मिलीवोल्ट 10 mm होता है, ठीक है। तो ये तो 11 mm से ज़्यादा का मतलब 1 मिलीवोल्ट से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना। ये आर वेव AVL में, चूँकि ये तो और लेफ्ट एक्सिस की तरफ है, डेविएशन की तरफ है, उस टाइप उस उधर से देख रहा है। अगर ये 11 से ज़्यादा जा रहा है तब कंफर्म हो गए। एक तो V5 में देखेंगे 27 mm से ज़्यादा है, फिर इसमें भी देखेंगे AVL में अगर 11 mm से ज़्यादा है तो श्योरली गवाही दे दिया ना 2। एक तो आपको चेस्ट लीड है, दूसरा लिम्ब लीड है। लिम्ब लीड भी कह रहा है, चेस्ट लीड भी कह रहा है कि आपका बढ़ा हुआ है, जिसको कहेंगे LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तीसरी बात कि एस वेव इन V1 प्लस आर इन V5 और V6 मोर देन 35 mm। मतलब ये है कि V1 का एस वेव, लीड V1 का एस वेव कहाँ, और V1 कहाँ चलाता है? V1 कहाँ? V1 V2 सेप्टल लीड है, V3 V4 ये इंफीरियर लीड है, V5 V6 लेटरल लीड है प्रीकार्डियल का। जबकि लिम्ब लीड में 1 जो है क्या है? 1 लेटरल है, AVL लेटरल है, 2 3 AVF ये क्या है? इंफीरियर है। 11 लीड है, AVR तो नन होता है, उस पर नहीं हम लोग नहीं जांचते हैं, क्योंकि उसमें इन्वर्जन होता है, वो डायरेक्ट अपोजिट में है, -150 डिग्री पर होता है वो। आइए तो V1 का एस वेव उसको जोड़ लेंगे, कितना है? अब V5 का आर वेव, तो V5 का आर वेव 27 से अधिक, या मतलब यह भी नहीं कर रहे, अगर उसमें दोनों का जोड़ करके 35, चूँकि एस वेव तो छोटा ही नहीं बनता है, अगर 35 से ज़्यादा हो गया, अगर यहाँ बड़ा है तो ये ओब्वियसली बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब दोनों में कोई ना कोई तो बढ़ा हुआ है, ये है तो बात तो वही है। अगर आपको ये 2 बातें याद है तो तीसरी बातें हो ही जाएगी। अब आइए ये सब भी आप पढ़िए, देखिए
इतना ये सब चीज़ को पढ़िए तब भी है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है तो इसका मतलब देखिए इसमें अब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी आता है। अब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में 6-7 बीमारियां हैं, तो क्या कंफर्म करेंगे कि यही है? इसीलिए आप इस 3 से पकड़िए, उस 3 से ये भी है, इसको भी। अब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में आप थम्स रूल पढ़े हैं, है ना? या दोनों ऊपर, पता है? नहीं तो फिर से रिकॉल कर देते हैं। क्या उसमें क्या क्या देखते हैं? लीड 1 और AVF में देखते हैं। अगर ऐसा है तो नॉर्मल एक्सिस, अगर ऐसा है तो राइट एक्सिस डेविएशन है, यदि ऐसा है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, यदि ऐसा है दोनों नीचे तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, ये नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। आइए इस चीज़ को पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब आप लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी पढ़ लिए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब इसका ECG देखते हैं। ये देखिए मैंने क्या कहा था, V5 में है, ही देखिए V5। अब इसका R वेव को काउंट कीजिए कितना बड़ा है। बड़का बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 35 और ऊपरे जा रहा है, 35 से बड़ा है, 35 mm से बड़ा है बस। और कन्फर्मेशन के लिए मैंने क्या कहा था कि ये तो प्रीकार्डियल लीड्स है, चेस्ट लीड है। अब उसमें जाइए, किसमें जाना है? तो अब आपको आना है इसमें जो AVL है। AVL का मतलब लिम्ब लीड, तो AVL को देखिए। अब AVL को देखिए, इसमें ये AVL है। अब AVL में देखिए, है ना? दोनों देखने के बाद हम लोग ये समझते। चलिए अब चलेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में। इसमें के इसको जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 बात इसमें और आगे बढ़ते हैं। R in V1 का जो R वेव है, मतलब V1 में R वेव बहुत बड़ा भी नहीं होता, क्योंकि बड़ा सबसे कहाँ होता है? V5। उसमें भाग देंगे लीड V1 का जो R वेव है, फिर लीड V1 का जो S वेव है। एक ही लीड की बात कर रहे हैं, अलग अलग लीड की नहीं। V1 का R और S वेव, तो R वेव में S वेव के एम्पलीट्यूड से भाग देंगे। यदि एक से अधिक आया तब ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। दूसरी बात, टॉल R वेव इन V1 मोर देन 7 mm, तो बात तो वही जाएगी। जब रेशियो 1 से बड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि 7 mm से बड़ा होगा, तब तो रेशियो बड़ा होगा। S वेव थोड़ी ना उतना बड़ा बनता है। R में S से भागा दिए रेशियो इन 5 या 6 में। फिर अगर हम लेटरल लीड में जाए V5 में, या V1 की बात कर रहे थे, V5 में जा कर के देखें, अगर R और S का रेशियो 1 से छोटा है तब ये है। अब कोई ऐसा क्यों आप पढ़े हैं ना, S वेव V1 में, तो ठीक है V2 से चलते हैं। V2 में जो R वेव होता है, अब R वेव V2 से बड़ा होगा V3 में, उससे बड़ा होगा V4 में, उससे बड़ा होगा V5 में, जबकि V2 में S वेव छोटा है, मतलब छोटा नहीं, बड़ा है। फिर V3 में S वेव उससे भी छोटा, V4 में S वेव उससे भी छोटा, V5 में नहीं, V6 में नहीं, S वेव बनता ही नहीं बनता है। तो S वेव 5 की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ 5 वेव इससे छोटा है, इसका मतलब बन रहा है, ज़बरदस्ती बन रहा है, इसलिए रेशियो घटेगा, तो R भी H होगा, ये डिजिट होगा। आइए अब इस चीज़ को देखें। अब दोनों देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ ये उसको ECG को देख रहे हैं। अब बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखेंगे, मतलब जैसे देखे थे एट्रिया में,
एट्रियम क्या देखे थे? लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट एंड बोथ देखे थे, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट एंड लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। तो 3 को देखे थे एट्रिया में। अब 3 को इसमें भी पढ़ेंगे। इसमें भी क्या पढ़े? अभी पढ़े LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी पढ़ लिए। अब तीसरा पढ़ेंगे इसमें भी कि बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, दोनों में एक साथ हो जाएगा तब क्या होगा। तो आइए उसको देखते हैं। ये रहा बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी BVH। ये कब होगा? जब ये होगा कि टॉल आर वेव्स इन लेफ्ट प्री कार्डियल लिड्स, है ना, जो लेफ्ट प्री कार्डियल लिड्स है उधर, जिसको लेटरल कहते हैं, उधर से देखेंगे टॉल होगा। तो टॉल क्या 27 mm से ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए टॉल आर वेव्स इन राइट प्रीकार्डियल लिड्स, इधर V1 सब में लार्ज इक्विफेजिक QRS डिफ्लेक्शन इन द मिड प्रीकार्डियल लिड्स। आइए अब इसमें हम लोग यहाँ देखते हैं। इसमें देखिए तो क्या दिखाई पड़ती है, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं। देखिए जितना ऊपर उतने देखने से लगता है कि ये अब नॉर्मल है ना। आइए इसको आप लोग ओरिजिनल ECG को निकाल करके देखिए तो बिल्कुल, या डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, उसमें मिलाइए 10 ठो निकाल करके पढ़िए तो आपको ये बहुत सही से समझ में बातें आएगी। आइए और हम लोग एक साथ क्या पढ़ते हैं। ECG में जो मशीन जो क्लियर करके देता है वो आपको ये चीज़ देता है। क्या क्या देगा ECG में जानते हैं? ECG में वो आपको देगा कि P वेव, ड्यूरेशन याद रखिए ना, P वेव कितना लेता है? 80 से 110 मिली सेकेंड। लिखना इसलिए ज़रूरी है कि हार्ट और ये सब नहीं लिखे थे वहाँ। P वेव QRS कम्प्लेक्स आपको मिलेगा, जो कि QRS कम्प्लेक्स जो है वह 80 से लेकर के 120 मिली सेकेंड होता है। जब आप T वेव की बात करेंगे, T वेव की बात करेंगे तो यह 160 से लेकर के 240 मिली सेकेंड। ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा तो ही बेहतर रहेगा। और जब PR इंटरवल की बात करेंगे, यही सब चीज़ मिलेगा आपको उसमें, वहाँ पे PR इंटरवल की बात करेंगे तो यह 120 से 200 मिली सेकेंड के बीच होता है। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा, वहाँ मिलेगा आपको। अब QT इंटरवल ये सब चीज़ पूछेगा, मतलब वहाँ रहेगा। ये बातें समझ में आएगी तो आप समझ सकते हैं। QT इंटरवल जो आपको मिलेगा ये 350 से लेकर के ये 430 मिली सेकेंड का होगा। ठीक है, ये 350 से लेकर 430 मिली सेकेंड का होगा QT इंटरवल। यदि बात आएगी TP की, TP सेगमेंट की बात आएगी, ये सब चीज़ आपको वहाँ मिलेगा। वहाँ इंटरवल नाम से TP इंटरवल नाम, चूँकि उस बीच में वेव कभी कभी एक्स्ट्रा U वेव जो है बनता है, नहीं बन U वेव आ गया तो इंटरवल, नहीं आया तो सेगमेंट कहते हैं। तो ये लगभग 140 से लेकर के ये 340 मिली सेकेंड का होता है। अब इतने से काम नहीं चलता, इतना के बाद आपको ये चीज़ मिलेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या चलता है। इसके बाद आपको आता है ये चीज़, इसी में पढ़ने के लिए आता है कि उसका जो है हार्ट रेट क्या है। तो हार्ट रेट निकालने के लिए भी पढ़ा है, जो कि 60 से लेकर के 100 BPM होता है। ठीक है, दूसरी बात जब बात आती है P एक्सिस एंगल की, P एक्सिस एंगल की बात जब आती है तो 0 डिग्री से लेकर के प्लस 75 डिग्री होता है, या 2 लिख दे तो अच्छा है। जब QRS कम्प्लेक्स की बात आती है, इसका QRS कम्प्लेक्स का एक्सिस एंगल जो होता है, ये एंगल ये आपको बार बार पढ़ने को मिलता है कि -30 डिग्री से लेकर के प्लस 90 डिग्री होता है। जब T वेव की बात आती है, T एक्सिस एंगल की बात आती है, T एक्सिस एंगल की बात आती है तो आपको पता है T एक्सिस एंगल की बात आती है तो वो क्या होता है,
वो होता है 0 डिग्री से लेकर के, और टी वेव है लगभग 90 डिग्री तक, पॉजिटिव में प्लस 90 डिग्री होता है, ये प्लस 90 डिग्री है। या नहीं तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख दें कि ये 2 है और प्लस 90 डिग्री। अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट जो है ये QRS कॉम्प्लेक्स के ही बराबर ये होता है, लेकिन ये जो है P का जो एंगल है ये 0 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री के बीच होता है। और कंबाइंड वोल्टेज की बात आती है, कंबाइंड वोल्टेज, बस इतना चीज़ आपको समझना है जो वहाँ पर आपको ECG में बगल में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप समझते हैं तो ECG को आप समझ रहे हैं। धन्यवाद।